नमस्कार। जितने भी बेल्ट्रॉन 2024 डेटा एंट्री ऑपरेटर के कैंडिडेट हैं, उम्मीद करते हैं कि उनका एग्जामिनेशन अच्छा बीत रहा होगा, अच्छी टाइपिंग उनकी बीत रही होगी। क्योंकि आपके लिए अच्छी खबर वर्तमान में ये है कि बिहार सरकार के अंदर तो बहुत सारे विभाग हैं, आपको पता होगा हर एक जिले में, लेकिन राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने एक अभी वर्तमान में कल या परसों की तारीख में एक बिल्कुल नया लेटर जारी किया है। और इस लेटर में ये कहा है कि उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य के प्रत्येक अंचल में डेटा एंट्री ऑपरेटर का 7 पद स्वीकृत है। ठीक है, यहाँ पे देखिए प्रत्येक अंचल में यानी कि प्रत्येक ब्लॉक में आपका 7 पद स्वीकृत है, जिसके विरुद्ध प्रत्येक अंचल में 3 डेटा एंट्री ऑपरेटर का नियोजन बेल्ट्रॉन के द्वारा किया गया है। 7 में से अभी 3 लोग एक ब्लॉक के अंदर काम कर रहे हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं बिहार के अंदर जितने भी अंचल हैं उसमें आप 4 से गुना करके सीटों की संख्या निकाल सकते हैं कि लगभग कितनी सीटें खाली हैं, और वो भी केवल एक विभाग में, और वो है राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग। और 4 नहीं, 1 आधा 2 3 इतनी सीटें भी अगर दूसरे विभागों के अंदर भी खाली होंगी तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने बड़े पैमानों पे सीटें खाली हैं। 2019 की बात की जाए तो 7311 कैंडिडेट का पैनल में नाम आया था। पैनल में नाम आने के बाद लगभग 3 साल 4 साल का इंतज़ार करना पड़ा, तब जाके उनकी ज्वाइनिंग हो पाई है। और उनमें से भी बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका किसी कारणवश, उनका अपना पर्सनल कारण भी हो सकता है, जिस कारण से ज्वाइनिंग नहीं हो पाई। ठीक है, तो आखिर जब इतनी सीटें खाली हैं तो क्यों टाइम लग जाता है ज्वाइनिंग कराने में? अभी आप ये तो आपके सामने एकदम प्रत्यक्ष प्रमाण है कि अगर गवर्नमेंट चाहेगी तो कितनी जल्दी बहुत सारे लोगों का सिलेक्शन हो सकता है, लेकिन क्यों नहीं होता है वो भी मैं आपको अभी बताऊंगा इस वीडियो में। इसमें ये बताया गया है, इस लेटर में आगे आप देखेंगे पढ़ेंगे तो इसमें ये लिखा हुआ है कि संबंधित कार्यों यथा स्थानांतरण, नवनियोजन आदि पर अग्रतर कार्रवाई करने में कठिनाई होता है। इसी कारण से जो भी वर्तमान में कार्यरत हैं डेटा एंट्री ऑपरेटर, उनका ब्यौरा मांगा गया है अंचलाधिकारी से, और कुछ इस प्रकार का उनका मतलब फॉर्मेट दिया गया है कि जिसमें डेटा एंट्री ऑपरेटर का नाम होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए, नियोजन की तिथि यानी कि ज्वाइनिंग की तिथि, मोबाइल नंबर और स्थायी पता होना चाहिए, जिला का नाम और अंचल का नाम यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये लिस्ट मांगा गया है ताकि जो प्रोसेस है नए सिलेक्शन में, नई ज्वाइनिंग में, किसी का ट्रांसफ़र हो रहा है उसमें कोई दिक्कत ना हो। साथ में ये भी बोला गया है कि इन सभी का नाम जल्द से जल्द ईआरपी पे जोड़ा जाए। बेल्ट्रॉन का जो ईआरपी सिस्टम है वो मतलब ऑनलाइन डायरेक्ट पेमेंट करने में किसी की सैलरी वगैरह समय पे मिले, उस कारण से ईआरपी में जोड़ा जाता है। अगर जिनका नाम नहीं जुड़ा होता है उनको सैलरी मिलने में लेट होती है, उनका काम सारा ऑफलाइन प्रोसेस में होता है। उम्मीद करते हैं इतनी बात समझ में आ गई। लेकिन अभी आप सोच रहे होंगे कि जैसे कि मैंने बोला है, जब इतनी सारी सीटें खाली केवल एक विभाग में हैं तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सभी विभागों में अगर 4 सीट मैं नहीं बोल रहा हूँ, एक सीट भी खाली होगी, मतलब हर एक ब्लॉक के अंदर मैं बात कर रहा हूँ डेटा एंट्री ऑपरेटर की, तो एक बहुत बड़े पैमाने पे सीटों की संख्या खाली है। ज्वाइनिंग नहीं होने का कारण आपके माइंड में आ रहा होगा। इसको लेकर के एक मैं ज़बरदस्त वीडियो बनाने वाला हूँ कि क्यों और कैसे ज्वाइनिंग होती है। इस वीडियो में मैं आपको बस ये बता देता हूँ रीज़न कहाँ पे दिक्कत आती है। होता क्या है फ्रेंड, जैसे ही आपका एक पैनल में नाम आ जाता है आपका, जब आप क्वालिफाई कर जाते हैं टाइपिंग और एग्जामिनेशन, उसके बाद आपको केवाईसी के लिए एक ईमेल आता है बेल्ट्रॉन की तरफ से, जिसमें आपको अपना सारा डिटेल के साथ साथ आपको 3 जिलों को सिलेक्ट करने का मौका दिया जाता है। जब 3 जिले आप सिलेक्ट करते हैं, वहाँ पे होता क्या है, उसी कारण से दिक्कतें आती हैं। जैसे कि आपने अपने मनपसंद के 3 जिलों को सिलेक्ट कर लिया और उस जिले के जो डीएम हैं या अंचलाधिकारी हैं, ठीक है, वो समय पे ब्यौरा नहीं दे पाते हैं कि हमारे ज़िले में किस विभाग में कितनी सीटें खाली हैं। कारण जो भी हो, अपना अपना काम करने का तरीका होता है हर एक अधिकारी का। ऐसे में कहीं कहीं के जो अधिकारी होते हैं काफ़ी एक्टिव होते हैं, वो सारा चीज़ अपडेट रखते हैं और समय पे वो ब्यौरा देते रहते हैं बेल्ट्रॉन को। तो उन ज़िलों में कैंडिडेट्स कम मार्क्स भी लाए होंगे टाइपिंग का, लेकिन उन्होंने ज़िला सेलेक्ट कर रखा होगा तो उनका सिलेक्शन पहले हो जाता है। इस चीज़ को मैं एक बहुत ही अच्छे तरीके से आपको नेक्स्ट वीडियो में समझा दूंगा, ताकि आप लोग के मन में जो कन्फ्यूज़न है ज्वाइनिंग को लेकर के कि इतनी लेट क्यों हो जाती है वो दूर हो जाए।
क्योंकि भले ही आपका मार्क्स बहुत ही अच्छा क्यों ना हो, बहुत ही आप टॉप पे भी आपका नाम क्यों ना हो, लेकिन आपने केवाईसी करते समय, यानी कि जब आप रिजल्ट क्वालिफाई कर जाते हैं उसके बाद आपको ईमेल आता है कि अपना केवाईसी कर लीजिए। केवाईसी में कुछ डिटेल्स लिए जाते हैं, आपके पर्सनल बैंकिंग डिटेल्स लिए जाते हैं, स्कैन कराए जाते हैं डॉक्यूमेंट्स। उसके बाद आपसे 3 जिलों का सिलेक्ट करने के लिए बोला जाता है, 3 या 4 जो भी ज़िले हैं। तो आप जैसे ही वो सिलेक्ट करते हैं ना, तो अगर आपने जिन जिलों को सिलेक्ट किया है वहाँ के अंचलाधिकारी अगर ससमय पे सारे विभागों में जितनी भी सीटें खाली हैं उसका ब्यौरा अगर वो बेल्ट्रॉन से मांगते रहें कि हमें आवश्यकता है, तब तो आपको ज्वाइनिंग आसानी से मिल जाएगी। चाहे आपका नाम मेरिट में नीचे ही क्यों ना हो, आपने सही ज़िला सिलेक्ट किया होगा तो ज्वाइनिंग जल्दी हो जाएगी। इसको अच्छे से समझाऊंगा क्योंकि इसमें फ्रेंड्स 100 पॉइंट का जो आरक्षण रोस्टर बिंदु है उसको भी फॉलो किया जाता है। जो वर्तमान में अभी सिस्टम है, जैसे कि 10 सीटें हैं जिसमें से आपको 5 सीटें जनरल की होंगी, 1 सीट आपको AWS के लिए रहेगी, उसके बाद आपको 2 सीटें OBC के लिए रहेंगी और 1 सीट SC ST। मतलब ये मैं आपको 10 पॉइंट पे दिखा रहा हूँ, ऐसी 100 जो बिंदु होती है ना उस पे करके मैं आपको समझा दूंगा कि कैसे यहाँ पे सीटों का निर्धारण होता है और कैसे आपकी ज्वाइनिंग होती है, तब जाके आपका कन्फ्यूजन बिल्कुल दूर हो जाएगा। ठीक है, और इस बार जो ज्वाइनिंग है उसमें ये चीज़ खासकर ध्यान रखा गया है कि आपकी जो हिंदी टाइपिंग है उसके अनुसार आपकी मेरिट ऊपर रहेगी। मान के चलिए किसी ज़िले में मतलब कि बहुत सारी सीट खाली हैं और बहुत सारे लोग वहाँ पे अप्लाई करते भी हैं, तब उस हिसाब से सबसे पहले जिसकी टाइपिंग हिंदी में सबसे अच्छी रहेगी उनकी ज्वाइनिंग पहले हो जाएगी। ठीक है, अभी आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो रहा होगा क्योंकि मैं अभी आपको इसको मतलब दिखा के बताऊँगा, जब बोर्ड पे समझा के बताऊँगा तब जाके बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, तो कल या परसों तक मैं ये वीडियो आपके लिए बना दूंगा। थोड़ा सा रिसर्च कर लेते हैं, पिछली बार क्या हुआ था, कैसे क्या हुआ था, सारी चीज़ें 7311 कैंडिडेट का क्या हुआ, कैसे हुआ, सभी चीज़ें आपको जानकारी मिल जाएंगी। लाइक और सब्सक्राइब करके रखिएगा चैनल को ताकि ये इन्फॉर्मेशन आप तक समय पर पहुँच जाए। ठीक है, मिलते हैं फ्रेंड्स नए वीडियो में किसी नए जॉब अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।